प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th हिंदी के अंतर्गत पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला उपनाम से भी जाना जाता है, शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ। उस समय तिथि थी वसंत पंचमी और जन्म स्थान था बंगाल का मेदिनीपुर जिला। सूर्यकांत त्रिपाठी छायावाद के प्रमुख कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका उपनाम निराला भी था, इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ तथा इनका देहावसान अर्थात मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। तो देखिए, इनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। इसके बाद हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन इन्होंने स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ तथा युवावस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़ करके संसार से चले गए। 3 वर्ष की अवस्था में माँ का देहावसान हुआ। जब ये बड़े हुए, थोड़े युवावस्था में पहुँचे, तभी पिताजी का देहावसान हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा भी चल बसे। वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सरोज। उसकी मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। ये टूट गए। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, अर्थात इनके देखते देखते ही पूरा कुटुंब इनके सामने ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपने जीवन में मृत्यु का जैसा साक्षात्कार देखा, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। उन्होंने उस दुख को अपनी कविता में स्पष्ट लिखा है। उसका प्रभाव इन कविता में देखने को मिलता है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही स्वयं जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे, मुख्य कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। तो देखिए, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी रचनाएं लिखी, जिनमें प्रमुख हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना। ये इनकी
प्रमुख कृतियाँ उपलब्ध हैं। अब आते हैं पाठ परिचय पर। इसमें पाठ का शीर्षक दिया है अभी न होगा मेरा अंत। कविता का शीर्षक है अभी न होगा मेरा अंत। तो देखिए पाठ परिचय में कवि ने क्या लिखा, किस बात को प्रकट करना चाहते हैं। तो कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। पाठसार उस कविता का केंद्र बिंदु होता है। वह कविता तभी समझ में आएगी, उसमें निहित भाव तभी स्पष्ट हो पाएंगे तब पाठ में निहित उद्देश्य स्पष्ट होगा। इसलिए पाठसार का ज्ञान अपेक्षित है, आवश्यक है। इसलिए पुनः सुनेंगे एक बार। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए, अर्थात उसमें किसका चित्रण किया गया, युवा अवस्था का, उसका चित्रण करते हुए, उसको अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में बसंत रूपी या बसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। उत्साह उमंग कभी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर, किसी एक लक्ष्य पर आकर ठहरने वाला नहीं है। मुकामी ठौर स्थान, किसी एक स्थान पर आकर के ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अर्थात ये पंक्ति बतलाती है कि व्यक्ति को निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहिए, उसे निराश नहीं होना चाहिए। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रख कर के बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। जीवन में जैसे ही हम युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो हमें वहाँ युवावस्था को प्राप्त करके ठहर जाना नहीं चाहिए, बैठ जाना नहीं चाहिए। यही समय है कि हम कर्म करें और निष्ठापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लवरेश है। जिजीविषा संघर्ष करने की प्रबल इच्छा से लवरेज है, ओतप्रोत है। शब्द चयन भाव सौंदर्य अनुपम है। ये पाठ परिचय जो दिया गया है ये अभी न होगा मेरा अंत कविता के लिए था। आगे कविता है मातृवंदना। जब हम मातृवंदना कविता को पढ़ाएंगे तब उसके पाठ परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम अभी न होगा मेरा अंत इस शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतला देता हूँ। अभी न होगा मेरा अंत इस कविता में मुक्त छंद है। मुक्त छंद है, तत्सम शब्दावली है तथा रूपक अलंकार। ये तीन चीज़ मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलती हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है, समझने का प्रयास करेंगे। मैं भी आपको धीमी गति से ही इस पाठ को समझाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। देखते हैं क्या लिखा है कवि ने। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए क्या लिखा, कवि कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत अर्थात मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा।
अर्थात मेरी काव्य सृजन का जो कार्य है वह अभी रुकने वाला नहीं है। यहाँ कवि कह रहा है कि मेरा अंत से तात्पर्य यह है, कवि कह रहा है कि मेरा जो लेखन कार्य है, काव्य निर्माण का कार्य है, वह भी रुकने वाला नहीं है। चाहे मेरे जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, कितनी कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन मैं अपने कर्म से विमुख नहीं होऊंगा, मैं अपने कर्म को नहीं रोकूंगा। इसलिए उन्होंने लिखा अभी न होगा मेरा अंत, कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अर्थात मेरी काव्य सृजन का कार्य अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में मृदुल वसंत अभी तो आया है, मेरे जीवन में मृदुल वसंत, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में मृदुल वसंत का, अब देखिए मृदुल वसंत किसे कहा गया है? मृदुल मीन्स कोमल। कोमल क्या है? वसंत। किसका रूपक है? यौवन का, युवावस्था का, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में युवा अवस्था रूपी, यौवन रूपी कोमल वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं अपार उत्साह से पूरित हूँ, लवरेज हूँ। इसलिए मेरे सामने विपरीत परिस्थितियों के प्रकट होने पर ही, विपरीत स्थितियों के आने पर भी मेरा काव्य सृजन का कार्य रुकेगा नहीं, ये निरंतर चलता रहेगा। आगे कवि क्या लिखता है? हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात, कवि कह रहा है कि बसंत ऋतु के आगमन से, इस बसंत के आगमन से हरे हरे ये पात, पात मीन्स पत्ते, पत्ते कैसे हरे हरे, ये हरे हरे पत्ते, और डालियाँ कलियाँ कोमलगात, और कलियाँ मीन्स कलियों से, डालियाँ डालियों का, कोमलगात, कोमल मीन्स सुंदर, गात मीन्स शरीर, कोमल शरीर, सुंदर आकार, क्योंकि बसंत के आगमन से हरे हरे पत्तों और कलियों से, डालियों का कोमलगात, सुंदर आकार निखरा ही है, सुंदर आकार प्रकट ही हुआ है, अर्थात यौवन आने से शरीर का सुंदर विकास हुआ ही है। एक बार पुनः दोनों पंक्ति का अर्थ एक बार समझेंगे। हरे हरे ये पात, कवि कह रहा है कि बसंत के आगमन से हरे हरे पत्ते और कलियों से, डालियों का कोमलगात, सुंदर आकार, सुंदर शरीर, लगाना पड़ेगा हमें, निखरा ही है, अर्थात युवा अवस्था के आने से मेरे शरीर का सुंदर विकास अभी हुआ ही है, इसलिए मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इसलिए मैं अपनी स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न मीन्स मधुर भावनाओं रूपी, मृदुल मीन्स कोमल, स्वप्न का तात्पर्य यहाँ पर मधुर भावनाओं से है, तो मैं अपनी स्वप्न मृदुल कर मीन्स हाथ, मैं अपनी मधुर भावनाओं रूपी, मृदुल मीन्स कोमल, कर मीन्स हाथों से इन निद्रित कलियों पर फेरूंगा। मैंने निद्रित मीन्स अलसाई हुई, आलस्य से पूरित इन कलियों पर फेरूंगा। मैं अपनी मधुर भावनाओं और कोमल हाथों को इन निद्रित अलसाई हुई कलियों पर फेरूंगा, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, क्योंकि मेरे जीवन में मनोहर, सुंदर, प्रत्यूष, नया प्रभात, जगह एक, जगह ही अर्थात आया ही है, क्योंकि मेरे इस जीवन में मनोहर नया प्रभात आया ही है। एक बार पुनः समझेंगे।
हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पूरे पद का एक साथ अर्थ बोल रहा हूँ। कवि कह रहा है कि इस बसंत के आगमन से हरे हरे पत्ते और कलियों से डालियों का सुंदर आकार अभी निखरा ही है, सुंदर शरीर अभी निखरा ही है। अर्थात युवा अवस्था या यौवन के आने से शरीर का सुंदर विकास हुआ ही है। इसलिए मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, इसलिए मैं स्वयं अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई कलियों पर फेरूंगा। मैं अपनी मधुर कल्पनाओं रूपी कोमल हाथों को इन अलसाई हुई कलियों पर फेरूंगा। क्योंकि जगह एक प्रत्युष मनोहर, क्योंकि मेरे जीवन में मनोहर अर्थात सुंदर नया प्रभात आया ही है, अर्थात मैं नव उमंग से पूरित हूँ। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से अर्थात प्रत्येक पुष्प से, तंद्रा आलस्य, तंद्रा मीन्स निद्रा और आलस्य को, लालसा खींच लूँगा मैं, लालसा से अपनी सुंदर लालसा से खींच लूँगा मैं, अपनी ओर खींच लूँगा। मैं प्रत्येक पुष्प से उनकी तंद्रा और आलस्य को अपनी सुंदर लालसा से अपनी ओर खींच लूँगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं अपने नवीन जीवन का अमृत और मैं अपने नए जीवन के अमृत से सहर्ष प्रसन्नता के साथ अर्थात नव उत्साह से युक्त कोमल भावनाओं से सींच दूंगा मैं इन्हें सींच दूंगा। एक बार दो पंक्तियों का अर्थ पुनः सुनेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस्य लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं प्रत्येक पुष्प से तंद्रा और आलस्य को अपनी सुंदर लालसा से अपनी ओर खींच लूँगा और अपने नव जीवन के अमृत से अर्थात नव उत्साह से युक्त कोमल भावनाओं से इन्हें पूरित कर दूंगा, इन्हें सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको और फिर मैं उनको रास्ता दिखला दूंगा। कौन सा रास्ता? इस तंद्रा और आलस से बाहर निकलने का रास्ता। फिर मैं उनको बाहर निकलने का रास्ता या मार्ग प्रशस्त कर दूंगा, दिखा दूंगा, अर्थात मैं इन्हें विकसित होने का मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत मीन्स असीमित। अब इस असीमित शब्द में ही भाव निहित है। ये किस किस अर्थ को प्रकट करता है ये समझना है यहाँ पर। है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत मीन्स असीमित। कवि कह रहा है इस प्रकार बसंत के आने से प्रकृति का असीमित विकास होता है। है जहाँ वे, है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत मीन्स असीमित। असीमित शब्द किसके अर्थ लिए प्रयुक्त हुआ यहाँ पर? प्रकृति के लिए। जैसे बसंत ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति का असीमित विकास हो जाता है, उसी प्रकार यौवन के आने से, युवा अवस्था के आने से मेरे जीवन में भी उत्साह युक्त नवीन लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार होगा। इस प्रकार की आकांक्षा रखने से अभी न होगा मेरा अंत। इस प्रकार की आकांक्षा रखने से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो दो पंक्तियों का अर्थ पुनः समझेंगे। है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे लिए तो वहाँ जहाँ वे अनंत हैं, असीमित हैं, अर्थात
भाव निहित है असीमित शब्द में। कवि कह रहा है जिस प्रकार बसंत के आने से प्रकृति का असीमित विकास हो जाता है, उसी प्रकार यौवन अवस्था के आने से, यौवन के आने पर मेरे शरीर में, मेरे जीवन में भी उत्साह युक्त नवीन लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार हो जाएगा। इस प्रकार की आकांक्षा रखने से, इस प्रकार की इच्छा रखने से मेरे जीवन का भी अंत भी नहीं होगा। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही आवश्यक राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है, अर्थात मेरे जीवन का यह प्रथम युवावस्था है, पहला यौवन है। इसमें कहाँ मृत्यु, इसमें मृत्यु कहाँ, इस नव वसंत रूपी यौवन में मृत्यु कैसे और कहाँ से आ सकती है जीवन ही जीवन। इस युवावस्था के बाद तो, इस यौवन के बाद तो जीवन ही जीवन है, अर्थात इसमें तो अभी जीवन का नव उत्साह भरा पड़ा है, अभी पड़ा है आगे सारा जीवन। इस युवावस्था के बाद तो सारा जीवन जीना शेष है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरा यह बाल मन स्वर्ण किरण की कल्लोलों पर, सोने की किरणों की कल्लोलों पर, तरंगों पर बहता जा रहा है। अरे मेरा यह बालक मन तो सोने की किरणों की तरंगों पर निरंतर बहता ही जा रहा है, अर्थात अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन जीवन सागर रूपी तरंगों पर प्रसन्नता से बहता ही जा रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, इसलिए हे बंधु, हे भाई, मेरे ही अविकसित राग से, मेरे हृदय के इस अविकसित राग से, अविकसित गीत से ही, अर्थात आसक्ति एवं प्रेमिल भावनाओं से ही दिगंत जीवन रूपी दिशाओं का अंत विकसित होगा, विकास को प्राप्त करेगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अर्थात जीवन संघर्ष एवं कर्मनिष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा, अर्थात मेरे सामने सारा जीवन पड़ा है, इसलिए अभी जीवन का अंत नहीं होगा। एक बार पुनः आपको कुछ पंक्तियों का दोहरान करवा देता हूँ, सुनेंगे पुनः ध्यान से। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, कवि कह रहा है कि मेरे जीवन का पहला चरण है, अर्थात प्रथम यौवन है, प्रथम युवावस्था है। इसमें कहाँ मृत्यु, इसमें मृत्यु कहाँ, अर्थात इस नव वसंत रूपी यौवन में मृत्यु कैसे और कहाँ से आ सकती है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा जीवन, है जीवन ही जीवन, अभी तो जीवन ही जीवन है, अर्थात इसमें तो अभी जीवन का नव उत्साह भरा पड़ा है। इस युवा अवस्था के बाद अभी पड़ा है सारा यौवन, इस युवावस्था के बाद सारा जीवन शेष पड़ा हुआ है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरा यह बालक मन स्वर्ण किरण की कल्लोलों पर, सोने की किरणों की कल्लोलमी तरंगों पर बहता ही जा रहा है, अर्थात अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोहर भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं, फैल रही हैं और मेरा कोमल मन जीवन सागर रूपी उन तरंगों पर प्रसन्नता से बहता ही जा रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, हे बंधु,
हे भाई, दिगंत जीवन रूपी दिशाओं का अंत मेरे ही अविकसित राग से अर्थात आसक्ति एवं प्रेमिल भावनाओं से ही विकसित होगा। इसलिए अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात जीवन संघर्ष एवं कर्म निष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी तो मेरे सामने सारा जीवन पड़ा है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। यहाँ पर हमारी यह कविता पूर्ण होती है। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये कविता आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।